अस्सलामुअलैकुम और गुड इवनिंग लंदन। मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाज़रीन, एक और एपिसोड गुड इवनिंग लंदन की, उसमें आपको खुश आमदेद और मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करेंगे, जो बरतानिया के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम का आगाज़ है उसमें कुछ राउंड अप कर लेते हैं कि गुज़िश्ता हफ़्ता कैसा रहा यहाँ, अगर बरतानिया के हवाले से बात करें और कुछ लंदन के हवाले से भी बात करें। इस वक्त पूरे बरतानिया भर में जो सबसे गंभीर मसला है, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात की जा रही है, वो है महंगाई की, इन्फ्लेशन की। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही जो कौमी इदारा बराए शुमारियात है, उन्होंने कुछ फिगर्स रिलीज़ किए और उसके मुताबिक जो बरतानिया में जुलाई में महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और उसकी वजह से जो मुल्क में कसाद बाज़ारी के इम्कानात हैं उनमें इजाफ़ा हो गया है। यानी कि मुल्क जो है मुसलसल वो रिसेशन की तरफ जा रहा है। ये जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं कुछ अरसे से कह रहे हैं और अब हर गुज़रते दिन के साथ जब नए फ़िगर सामने आते हैं तो वो इस बात को मज़ीद पुख्ता कर रहे हैं कि बरतानिया जो है वो कसाद बाज़ारी की जानिब जा रहा है। अशियाए खुर्दोनोश की अगर बात करें तो उनमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। अब बहुत जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं। दूध से बनी हुई मसनूआत की, खाने की जो दीगर अशिया हैं उनकी बात करें, दालें, गोश्त, सब्ज़ी, बेकरी का जो सामान है, इन तमाम में बेहद इजाफ़ा हुआ है। और इन सब के साथ ही जिससे आगाज़ हुआ था तकरीबन इस तमाम मामले का, वो बिजली और गैस की प्राइसेस हैं जो बढ़ रही हैं, मज़ीद भी बढ़ने की बात की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि इस साल के आखिर तक एक घर का जो औसत बिल है वो 3635 जो पाउंड्स हैं तकरीबन उतना पहुंच जाएगा। और इसके साथ ही अगले साल इसमें मज़ीद इजाफे का भी जो मज़ीद इजाफा है वो भी होने की बातें की जा रही हैं। तो तकरीबन 84% इजाफा है जो ये एनर्जी प्राइसेस में, जो बहुत बड़ा है। और यकीनी तौर पे जब ये इजाफा होता है तो इसका असर दीगर तमाम अशिया पर भी पड़ता है, चूँकि तमाम चीज़ों की प्राइसेस लिंक होती हैं एनर्जी के साथ, अगर तमाम की नहीं भी तो बहुत सारी चीज़ों की। और इसी तरह जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसका मतलब यही है कि जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने और जो दीगर इदारे हैं उनका ये भी कहना है कि 40 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो इन्फ्लेशन है वो डबल फिगर में चली गई है। 10 को उसने क्रॉस किया और कहा अब ये जा रहा है कि 13% को वो टच कर लेगी इस साल। और फिर अगले साल कुछ इदारे ये भी कह रहे हैं कि वो 18% तक पहुंच जाएगी। इस हवाले से यकीनी तौर पे जो यकीनन हुकूमत अपना काम कर रही है, वो इसकी मुख्तलिफ जो तौजीहात हैं वो भी पेश कर रही है, लेकिन लोग उससे मुतमईन नहीं हैं। जो आम अफराद हैं वो चूँकि उससे बराह रास्त मुतासिर भी हो रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। और इसी का एक जो रद्द-ए-अमल हमने देखा कुछ गुज़िश्ता अरसे से हम देख भी रहे हैं, स्ट्राइक्स की जा रही हैं, ख़ास तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लंदन के हवाले से अगर बात करें, उसके मुलाजमीन और गुज़िश्ता हफ़्ते भी स्ट्राइक्स देखी, ना सिर्फ नेशनल रेल पे बल्कि लंदन की जो अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बंद रहा। और उस हवाले से लोगों को तो तकालीफ हुई, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनको ये कहना था कि वो अपनी शराइत मनवाना चाहते हैं और सबसे बुनियादी जो शर्त यकीनी तौर पे तनख्वाहों में इजाफ़ा है। तो इस हवाले से भी ये जो स्ट्राइक की बातें हैं वो भी हुई और कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में भी अभी जो कुछ स्ट्राइक्स होंगी। और फिर बरतानिया की जो सबसे बड़ी कंटेनर्स पोर्ट है, उन्होंने भी, उसके मुलाजमीन भी 8 रोज़ा जो हड़ताल है उसके ऊपर चले गए हैं अपने मुतालबात को मनवाने के लिए। और अभी गुज़िश्ता रोज़ ही खबर आई कि जो क्रिमिनल ब्रिस्टर्स हैं उन्होंने भी इस बात पे एग्री कर लिया है कि वो भी एक जो इंग्लैंड और वेल्स में नेशन वाइड जो स्ट्राइक है उस पर जाएंगे। तो यूँ तकरीबन हर जो तबका हाय फ़िक्र है, तबका है ज़िंदगी है, वो अब स्ट्राइक्स की जानिब जा रहा है। और जो इस बात की वाज़ह दलील है कि वो हुकूमती पॉलिसियों से जो हैं किसी तौर भी मुतमईन नहीं हैं। और ख़ास तौर पे जो इसका सबसे बड़ा सबब महंगाई है, इन्फ्लेशन है, और फिर इस सब के साथ साथ जो रिसेशन की तरफ कंट्री जा रही है। बहरहाल जो वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, जिन्होंने 6 सितंबर को अपना ओहदा छोड़ना भी है और अभी एक लिहाज से उनके इस ओहदे पे आखिरी दिन चल रहे हैं, वो इस सब से कतई नज़र उन्होंने गुज़िश्ता जो हफ़्ता था वो छुट्टियों में मनाया। और इस हवाले से वो पहले भी ख़बरों में रहे थे कि वो सिल्वेनिया गए थे और उसके बाद फिर वो ग्रीस गए और जहाँ पर उन्होंने छुट्टियां मनाई। और लोग इस हवाले से उनके ऊपर ख़ास तौर पे अपोजिशन भी और जो आवाम का भी कुछ जो तबके हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी क्लास ले रहे हैं एक तरह से, कि ये जब मुल्क इतनी गंभीर सूरत हाल में है और हुकूमत का कुछ ऑलरेडी पता नहीं चल रहा, नए जो वज़ीर आज़म हैं उनका इंतखाब भी होना है, तो इस सारी सूरत हाल में जो बोरिस जॉनसन साहब हैं वो छुट्टियां मना रहे हैं। ये कुछ बातें थी यहाँ पे बरतानिया के हवाले से, लंदन के हवाले से, जिस तरह से
गुज़िश्ता हफ़्ता रहा और काफ़ी संगीन हफ़्ता रहा, लेकिन हम दुआ गो हैं कि आइंदा आने वाले दिन अच्छे हों। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक मरतबा फिर शदीद बारिशों से मुतासिर हो रहा है, ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान है, सिंध है और सैलाब की सूरत हाल है। बहुत जो सीरियस ख़बरें हैं वो आ रही हैं। जो जनूबी पंजाब का इलाका तोनसा है वहाँ से भी वो वीडियोज़ भी यकीनन आपने देखी होंगी, कुछ अर्सा पहले भी आई थी और अभी जो हाल ही में दोबारा से ये तमाम सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। बड़े पैमाने पर अमलाक का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है। जो कच्ची आबादियाँ थी ख़ास तौर पर वो बह गई हैं, लोगों के माल मवेशी वो भी बह चुके हैं और बहुत संगीन सूरत हाल है उन अफराद के लिए भी, उन ख़ानदानों के लिए भी। हम दुआ गो हैं। अगर से इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं और हमेशा ऐसे होता है कि इमदादी सरगर्मियाँ तो जारी होती हैं, लेकिन कुदरती आफात का मुकाबला यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल होता है उसको करना और उस नुकसान को रोकना, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए। तो हम दुआ गो हैं तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और अगर इसी से हम जिक्र करें कुछ शहर कराची का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और उसमें भी हमने सैलाबी सूरत हाल भी देखी थी, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं कराची के, उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। अगर किसी शहर को, किसी इलाके को, किसी खित्ते को मिनी पाकिस्तान कहा जा सकता है तो यकीनी तौर पे वो कराची ही है कि तमाम जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, तमाम कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम ज़ुबानें बोलने वाले, और वहाँ पे वो रिहाइश पजीर होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, इतना बड़ा शहर होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद, अक्सर जब इस शहर का जिक्र किया जाता है तो वो मसाइल की वजह से किया जाता है, वो परेशानियों की वजह से किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, कुछ इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैज़ुल्लाह खान साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं, कराची से ही ताल्लुक़ है, कराची में सहाफ़त भी कर रहे हैं, एक तवील अरसे से कर रहे हैं। उनसे कुछ इस शहर के बारे में बात करेंगे और इसके मसाइल के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ुल्लाह खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो फैज़, अगर इसी हवाले से देखें कि जैसे सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी जब भी हम उसके हवाले से कोई ख़बर सुनते हैं वो नेगेटिव ही होती है अमूमन, और जब हम उसके ऊपर बात करते हैं तब भी वो किसी न किसी मसले से जुड़ा होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया। देखिए अहमद शाहीन साहब, पहले ऐसा नहीं था। कराची बिल्कुल पाकिस्तान का एक बड़ा शहर था और गरीब परवर शहर कहलाता था, बल्कि अब भी है। मसाइल यहाँ बहुत अरसे से पैदा हुए हैं और बुनियादी तौर पर इसमें ख़राबी अगर हम ये देखें तो 2008 के बाद से बहुत ज़्यादा ख़राबी आई है। गो के उससे पहले ही बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके थे, लेकिन बल्दियाती निज़ाम का न होना, और अगर होना भी तो मेयर के पास इख्तियारात का न होना, और फिर बदउनवानी, इन तमाम चीज़ों ने मिलकर कराची को तबाही के दहाने तक पहुंचाया है। फिर आबादी बहुत ज़्यादा है, पूरे मुल्क से लोगों का यहाँ रुख होता है, वसाइल की उस तरह तकसीम नहीं है। फिर यहाँ जो मौजूद सियासी जमातें हैं उन्होंने कराची के मसाइल को उजागर करने से ज़्यादा अपने मफादात को तरजीह दी। तो इन सब चीज़ों ने मिला जुला कर कराची को तबाह कर दिया। फिर कराची में 80 की दिहाई से लेकर 2014-15 तक जो एक कत्ल गारत गरी का सिलसिला रहा, हज़ारों लोग उसमें मारे गए। मुआशी तौर पर भी उसने शहर को बर्बाद किया, समाजी तौर पर भी बर्बाद किया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का था वो भी सारा का सारा तबाही की नज़र हो गया। तो ये एक मसला नहीं है, कई एक मसाइल हैं जिसके नतीजे में आज कराची यहाँ पे खड़ा हुआ है। जी फैज़ुल्लाह खान, अच्छा आपने तफसील से इस हवाले से ज़िक्र किया, जो कराची शहर है उसके हवाले से बताया, उसके मसाइल के हवाले से। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि बेशुमार मसाइल हैं, कभी हम अगर सैलाब आ जाता है, पानी बारिश ज़्यादा हो जाती है, वो भी मसला हो जाता है, और कभी ये ख़बरें आती हैं कि बारिश नहीं हो रही या पानी वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, पीने के लिए भी पानी जो है वो बाज़ों का दस्तयाब नहीं होता, वो कंटेनर्स के हवाले से गुफ्तगू होती है। तो आपसे अगर मैं ये पूछना चाहूँ, आप क्या कहेंगे कि आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त कराची का, और फिर उसमें कसूरवार कौन है? देखिए, कराची का सबसे बड़ा मसला इसकी ओनरशिप का न होना है। इस शहर को न वफाक ओन करता है, न यहाँ की सूबाई हुकूमत ओन करती है। उसके नतीजे में यहाँ के मसाइल बेतहाशा बढ़ चुके हैं। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो लाज़मी सी बात है, पिछले अरसे में कराची में अगर जो हुकूमतें रही हैं, हम अगर 80 की दिहाई से इसका जायज़ा लें, 88 में यहाँ पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पहली बार बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हुई, और उसके बाद आम इंतखाबात में भी उसकी कामयाबी का सिलसिला जारी रहा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रही, यहाँ तक कि इमरान खान साहब की हुकूमत का भी वो हिस्सा थी, और इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है इसका भी वो पार्ट है।
تو متحدہ قومی موومنٹ نے شہر کے مسائل کو اس طرح حل کرنے کے لیے توجہ نہیں دی، جس کے نتیجے میں شہر کئی مسائل کا شکار ہوا ہے۔ 1988 سے لے کر 2014 تک کا ایک بڑا عرصہ بنتا ہے۔ اس عرصے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی کے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہوتی، کراچی کے ہر ضلع میں جناح ہاسپٹل جیسا ایک بڑا اسپتال ہوتا، یہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں، سرکاری تعلیمی ادارے جو پہلے سے ملک اور قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، ان کی گروتھ ہوتی، وہ بہت زیادہ آگے بڑھتے، ان کو بھی ایک بریک لگا۔ تو یہ سارا جو نظام تتر بتر ہوا، اس کی ایک بنیادی وجہ، بڑی وجہ آپ متحدہ قومی موومنٹ کو کہہ سکتے ہیں، کہ جو حکومت میں ہونے کے باوجود اس طرح سے شہر کے لیے کام نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اگر دوسری بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو پھر وہ پیپلز پارٹی کی حکومت پر ہوتی ہے، جو 2008 سے لے کر 2022 ہے، مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی، یہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مردم شماری سمیت وہ سارے معاملات ایسے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی نے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ حالیہ کچھ عرصے میں، کچھ سالوں سے بہت زیادہ تنقید کے بعد انہوں نے کچھ کاموں کی طرف توجہ دی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ کراچی کے مسائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کراچی کے مسئلے کا تیسرا بڑا ذمہ دار ہم پاکستان تحریک انصاف کو کہہ سکتے ہیں، کہ 2018 میں کراچی کے لوگوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو پہلی بار مسترد کیا اور اس کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی دلائی۔ خود عمران خان صاحب کراچی سے کامیاب ہوئے اور تقریباً 13 سے 14 ایم این ایز تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی میں 22 سے زیادہ اراکین صوبائی اسمبلی موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے کراچی کے مسائل کے حوالے سے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، لیکن عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ چیزیں کراچی میں لگی ہوں۔ کچھ لیپا پوتی کے اقدامات تو ہوئے، جیسا کہ کچھ نالوں کی صفائی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حالیہ عرصے میں، یعنی 2016 میں، یہاں پر میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک گرین لائن منصوبے کا اعلان کیا تھا، اس پہ کام شروع ہوا اور وہ گزشتہ سال جا کر پورا ہوا۔ یعنی اتنے عرصے میں کوئی ایک جو پہلا منصوبہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ گرین لائن کا تھا، جو میاں صاحب کے دور میں شروع ہوا اور خان صاحب کے دور میں مکمل ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومت نے ٹرانسپورٹ کی بحالی کے لیے جو اقدامات کرنے تھے، اس میں ہمیں بہت کمی نظر آئی۔ ان کی طرف سے اب تک واحد جو ایک اعلان تھا وہ اورنج لائن کا تھا، جو کہ اب تک فنکشنل نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آ کر، یعنی 2022 میں ایک دو مہینے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کچھ بسوں کا اعلان کیا، پیپلز بس سروس، ایک دو روٹس پر وہ چلنا شروع ہوئی ہیں۔ تو وہ یعنی یہاں پر جو انفراسٹرکچر تو تباہ تھا ہی، ٹرانسپورٹیشن کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عرصے میں کوئی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی نئی یونیورسٹی کراچی میں بنی ہو، تو تعلیمی طور پر بھی اس کو تباہ کیا گیا۔ تو اگر ہم ذمہ داران کا جائزہ لیں تو ہمیں بتدریج متحدہ قومی موومنٹ، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اس میں صف اول میں نظر آتے ہیں، کیونکہ ان تینوں جماعتوں کی ذمہ داری تھی، ان کے پاس اختیار تھا، یہ چاہتے تو شہر کو بہت کچھ ڈیلیور کر سکتے تھے، لیکن ان کی ناکامی رہی ہے، ان کی جانب سے شہر کو وہ توجہ نہیں دی گئی جس کا یہ شہر مستحق تھا۔ جی اچھا فیض، اس حوالے سے بھی کچھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ آپ نے بلدیاتی انتخابات کا ذکر کیا، وہ بھی اب دوبارہ سے خبریں آنے لگ گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان دوبارہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو ملتوی کر دیا جائے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کی رائے لوں گا، بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ فیلڈ میں رہتے ہیں، ایک طویل عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، کراچی میں مختلف جو طبقات ہیں ان سے آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے، نوجوان اس وقت کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا محرومیاں تو ہیں اور یہ پہلے سے تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کچھ لوگوں نے انہی نوجوانوں کے ہاتھوں میں پھر کلاشنکوف بھی تھمائی محرومیوں کا نام لے کے۔ تو اب جو موجودہ نوجوان ہے وہ ان مسائل کا سامنا کیسے کر رہا ہے، اس میں کیا جو سوچ ہے وہ پنپ رہی ہے؟ دیکھیے، وہ جو کلاشنکوف کلچر تھا کراچی کا، اس نے کراچی میں اگر سب سے زیادہ متاثر کیا کسی کو تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ہمدرد یا اس کے ووٹرز تھے، کیونکہ اسی کے چاہنے والے لوگ تھے اور نوجوان اس طرف گئے اور اس کے نتیجے میں ایک پوری تباہی ان کے خاندانوں پہ مسلط ہوئی اور آج بھی کئی لوگ جیلوں میں موجود ہیں۔ تو وہ ایک فیز تو گزر چکا ہے۔ دیکھیے، کراچی نے کلاشنکوف کو تو کم از کم خیر بات کہہ دی ہے، وہ دوبارہ اس طرف ہڑتالوں کی طرف، جلاؤ گھیراؤ کی طرف یا کلاشنکوف کی طرف نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اس نے کراچی کو پورے ملک سے پیچھے کر دیا تھا۔ اب صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور اسی تبدیلی کا ایک اظہار ہم نے 2018 میں دیکھا، جب یہاں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، لیکن لوگوں کی مایوسی کم نہیں ہوئی، کیونکہ جو توقعات وابستہ تھیں عمران خان سے وہ پوری نہیں ہو سکی، جو وعدے انہوں نے کراچی کے حوالے سے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے تھے۔
اور پھر پیپلز پارٹی کی یہاں حکومت ہے، بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کو کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اس حوالے سے زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کراچی والوں میں، کراچی کے نوجوانوں میں ایک رد عمل پیدا ہوا ہے، وہ غصے میں بھی ہیں، وہ مایوس بھی ہیں، اور مایوسی اس حد تک بڑھ چکی ہے۔ میں پچھلے دنوں کراچی کی، چونکہ اس وقت تمام ہی سڑکیں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو میں ان کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کر رہا تھا، تو میں روڈ پہ کھڑا تھا، ایک فیملی گاڑی میں جاتے ہوئے رکی، اور وہ کوئی ابوظہبی سے آئے تھے کچھ دنوں کے لیے، انہوں نے بولا کہ یار ہم اب یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ آپ 50% کراچی کے اوپر لگائیں، انہوں نے ہمیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اگر آپ ہماری سڑکوں پہ، ہمارے انفراسٹرکچر پہ ملنے والے فنڈز کا اگر 20% بھی لگا دیں گے تو ہم اس میں بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مایوسی، رد عمل اور غصے میں لوگ کہاں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ آپ ملنے والے فنڈز کا 100% یہاں لگائیں، 80% لگائیں، 50% لگائیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر 20% بھی لگا دیں گے تو ہم اس پہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مایوسی کتنی خطرناک ہے، اسی وجہ سے برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ یہاں سے نکلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان سے وہ نکلیں، شہر سے نکلیں۔ بہت ساری فیملیز کو میں جانتا ہوں جو موو ہوئی ہیں، اسلام آباد کی طرف ہوئی ہیں، لاہور کی طرف ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ دیکھیے لائٹ یہاں پر نہیں ہوتی، روڈ یہاں کے ٹھیک نہیں ہے، پانی یہاں پر نہیں آتا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اب بھی خراب ہے، آپ کے موبائل چھن جاتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، یعنی کسی بھی صورت یہاں پر آپ محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ شہر ناپرسان ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یقینی طور پہ مایوسی بھی ہے، غصہ بھی ہے، لوگ کلاشنکوف کی طرف تو نہیں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ان میں غصہ اور رد عمل بہت زیادہ موجود ہے، اور اس کا اظہار گاہے بگاہے ہمیں نظر آتا ہے، احتجاج کی صورت میں بھی نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے، اور پھر جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں آپس میں گیدرنگ ہوتی ہے اس میں یہ ڈسکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپس کی گفتگو کے بعد اگر پھر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو وہ کراچی کے حوالے سے ہوتی ہے کہ کراچی کو کس طرح سے تباہی سے نکالا جا سکتا ہے۔ جی فیض، بالکل، اور ابھی جو حال ہی میں بلدیاتی انتخابات ہیں وہ بھی آنے والے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ ہونے تھے گزشتہ ماہ میں، لیکن پھر حالات کی وجہ سے وہ ملتوی ہوئے، اس کے اوپر کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے کافی شور بھی کیا، اس حوالے سے کہا بھی کہ ان کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب بہرحال تیاریوں کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ تیاریاں کیسی ہیں، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے، وہ ری ایکشن دینا تو چاہتے ہیں لیکن الحمدللہ اب وہ ری ایکشن جو ہے وہ وائلنٹ ری ایکشن نہیں ہے، تو کیا بلدیاتی انتخابات کے ذریعے سے بھی تبدیلی کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں؟ اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ماحول ہے شہر میں؟ دیکھیے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک تو بارشوں نے اس کیمپین کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، سیاسی جماعتیں جو کیمپین انہوں نے ڈیزائن کی تھی وہ اس طرح سے نہیں چلا سکے، انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا رہا، لیکن اس کے باوجود مہم چل رہی ہے، ڈور ٹو ڈور رابطے ہو رہے ہیں، علاقوں کی سطح پہ کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، لوگوں میں ایک ہی شعور تو آیا ہے کہ جیسا تیسا صحیح، اگر میئر ان کی پسند کا آتا ہے تو شاید وہ کراچی کے کچھ مسائل حل کر سکے، کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں میں بھی ایک دلچسپی ہے، سیاسی جماعتیں بھی اس عمل میں دلچسپی لے رہی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو یہ سمجھتی ہے کہ بغیر اختیار کے اگر میئر آئے گا تو وہ کیا کر لے گا، لیکن پھر بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے، تو اس لیے کراچی والے کسی حد تک پر امید ہیں کہ جو 28 اگست کو انتخابات ہوں گے اس کے نتیجے میں ایک ایسی قیادت شہر سے ابھرے گی جو ان کے مسائل کو حل کر سکے، اس کے لیے بات کر سکے اور اس کے لیے کوئی کوشش کر سکے، تو اس حد تک دلچسپی ہے۔ باقی جو مہم تھی وہ موسم کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر رہی ہے، خود عمران خان صاحب کراچی 2 مرتبہ ان کے جلسے ملتوی ہو چکے ہیں، اب تیسری بار اعلان کیا ہے کہ وہ آئیں گے، جماعت اسلامی بہت اچھی مہم چلا رہی تھی، ان کے بھی جلسے اس حوالے سے مؤخر ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک اہم فریق ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ کراچی میں تو اس کا اتنا ووٹر نہیں ہے، لیکن اس نے حلقہ بندیاں بلدیاتی انتخابات کی کچھ اس طرح سے کی ہیں کہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ان کا میئر بھی آ سکتا ہے، وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر پاکستان میں ایک لبیک تحریک کے نام سے جو ایک نئی سیاسی مذہبی جماعت ابھری ہے، وہ بھی کراچی میں اچھا ووٹ رکھتی ہے، اس کا اچھا ووٹ بینک ہے، وہ بھی بڑے متحرک کے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاک سرزمین پارٹی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب جو میئر کراچی رہ چکے ہیں، وہ تو ان کی تو سیاست کی بنیادی لوکل ایشوز کے اوپر ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ متحرک ہیں، فعال ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ بھی موجود ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کی مہم میں اس طرح کی تیزی یا سرگرمی نہیں نظر آ رہی۔
کہ وہ ایک اس طرح کی پوزیشن میں ہو کہ لوگ ان کو بہت زیادہ ویلکم کہیں، لیکن وہ بھی موجود ہیں، اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ اسی طرح کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں، جو مختلف قومیتیں جہاں پر آباد ہیں، وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون وہ بھی متحرک ہیں، وہ بھی وہاں پر برادریوں کی صورت میں اور اپنے امیدواروں کی صورت میں اپنی مہم چلا رہے ہیں، تو وہ بھی اس انتخابات کا حصہ ہیں۔ تو بڑی تعداد میں انتخابات میں پارٹیوں کو امیدوار اور آزاد امیدوار میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ الیکشن لڑنے کی بھرپور تیاری میں ہیں۔ جی فیض، اچھا فیض، آپ نے ذکر کیا کہ بارش کی وجہ سے اور جو حالات ہیں ان کی وجہ سے کچھ جو انتخابی مہم اگرچہ متاثر ہوئی ہے، لیکن پھر بھی لوگ تیار ہیں الیکشن میں جانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی پہلے تو تھا کہ تحریک انصاف اس حوالے سے ہم اگر گزشتہ کچھ سالوں کا ذکر کریں تو وہ بہت ایگریسو کمپین کیا کرتی تھی، اور باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کافی ان سے پیچھے لگتی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کریں۔ لیکن کراچی کے ان انتخابات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جگہوں سے بھی کافی رسپانس آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ اسپیشل جو کمپینز ہیں وہ ڈیزائن کی جا رہی ہیں، اور پھر کچھ خبریں آئیں کہ جو کچھ پوڈ کاسٹ ہوئیں، کافی مشہور بھی ہوئیں، اور اس کے اوپر باتیں آئیں کہ شاید بہت زیادہ پیسے دے کے یہ جو پوڈ کاسٹ ہیں یہ کروائی گئی ہیں۔ تو آپ چونکہ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں، اس کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ یہ سوشل میڈیا کا جو عنصر ہے، جو میڈیا کو استعمال کرنے کا عنصر ہے، یہ کتنا ویزیبل ہے ان موجودہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ انتخابات اس حوالے سے بڑے دلچسپ ہیں کہ کراچی کے ان بلدیاتی انتخابات سے پہلے سوشل میڈیا کا استعمال تو پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اس بار بڑے مختلف انداز میں ہوا ہے۔ جو پوڈ کاسٹ کی طرف آپ نے نشاندہی کی، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو بھی سربراہان ہیں ان کے ساتھ ہوئے، چاہے پیپلز پارٹی کی جانب سے مرتضی وہاب ہو، مصطفیٰ کمال ہو، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان ہو، تو وہ لوگ موجود رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان جماعتوں کے سیاسی ونگز ہیں انہوں نے بھی، جو ان کے سوشل میڈیا ونگز ہیں انہوں نے بڑی بھرپور اور متحرک مہم چلائی ہے۔ اگر یہ ساری مہم ہم کہیں کہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس پر، ٹویٹر پر چلی ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مجموعی طور پر اس ساری مہم کا جو سارا موسم کی وجہ سے وہ ساری مہم منتقل ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر، تو وہاں سے چلی ہے، اور اس کے اثرات بھی ہیں۔ لوگ کلپس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تحریریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو لوگوں کے لیے ایک آسانی یہ بھی ہو گئی ہے کہ اب ان کے موبائل اسکرین پر تمام سیاسی جماعتیں اپنے نیریٹو کے ساتھ، اپنے نعروں اور منشور کے ساتھ اور اپنے کیے جانے والے اقدامات کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، تو لوگوں کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ جہاں تک پیسہ تقسیم کرنے کی بات ہے تو مختلف سیاسی جماعتیں اس حوالے سے الزامات لگاتی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں کہ جو انٹرویوز کرنے کے عموماً وہ پیسے لیتے ہیں، چارج کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی ایسا ہوا ہو، لیکن میرے علم میں براہ راست ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو پیسے دیے ہوں۔ بہت سارے یوٹیوبرز نے آ کر اپنے چینلز پر اس کی تردید بھی کی ہے، لیکن ان سب باتوں سے ہٹتے ہوئے کہ کسی نے پیسے دیے یا نہیں دیے، یہ حقیقت ہے کہ یہ مہم بڑی حد تک اگر کہیں چلی ہے تو وہ سوشل میڈیا ہی ہے۔ جی فیض، بالکل اس سیگمنٹ کے ہم آخر میں ہیں، آخر میں بتا دیجیے گا، ہم نے دیکھے اتنے سارے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات بھی کی، آپ نے تفصیل سے ان کا ذکر بھی کیا، تو آخر میں حل کیا ہے آخر؟ دیکھیے، کراچی کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ یہاں پر با اختیار میئر ہونا چاہیے۔ وہ میئر جس کے پاس فائنینس کا اختیار ہو، وہ میئر جس کے نیچے شہر کے تمام سیوک ادارے ہوں، وہ میئر جس کے پاس فنڈز اپنے تقسیم کرنے کی، وسائل کو استعمال کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ دیکھیے، اگر بغیر اختیار کے میئر آئے گا، چند ایک اداروں کے اختیار اس کے پاس ہوگا، تو شہر کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔ کوئی 10%، 15%، 20% تو کوئی مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن 80% مسائل تب بھی حل نہیں ہوں گے جب تک مردم شماری درست طریقے سے نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ میئر کو اختیار نہیں دیا جاتا۔ اگر اختیار نہیں دیا جائے گا تو کراچی کے مسائل جو کہ تو رہیں گے، اور ہم کچھ عرصے کے بعد انہی مسائل کو لے کر اس پہ بات کر رہے ہوں گے۔ تو میئر کا با اختیار ہونا اور اداروں کے اوپر اس کی حکمرانی ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جی فیض اللہ خان، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، تفصیل سے جو شہر کراچی ہے اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی، اس کے مسائل کے اوپر بھی صورتحال کیا ہے اس حوالے سے آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے اور مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड इवनिंग लंदन में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। नाजरीन, आज की एपिसोड में नीलम हमें फिर एक ज़बरदस्त जगह की सैर करवा रही हैं, लाहौर ही में मौजूद हैं। देखते हैं कि आज वो हमें कहाँ लेकर जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम और इस्लाम चैनल उर्दू, इस पर मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आ चुकी हूँ पाकिस्तान और बिलखुसूस लाहौर। यहाँ के जितने भी मौजूद लैंडमार्क्स हैं, जो भी यहाँ पर स्पॉट्स हैं, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, वहाँ पर आपको लेके जाऊँगी सैर कराऊँगी। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ उसका दिल से बड़ा एहतराम है, अक़ीदत है। बादशाही मस्जिद पे मैं मौजूद हूँ और बादशाही मस्जिद आप समझते हैं कि ये क़याम पाकिस्तान से भी पहले बल्कि 1671 में इसको तामीर किया गया था। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की जानिब से ये फैसला किया गया था कि यहाँ पर एक मस्जिद तामीर की जाएगी। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है उसमें भी हमें जो मुग़ल दौर की डिज़ाइनिंग है, जो आर्किटेक्ट है वो हमें दिखाई देगा। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है। इसका जो ख़ास तौर पर जो पत्थर इसके लिए इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही खूबसूरत है। और लाहौर की जब भी बात आती है, लाहौर शहर की बात आती है, और जब भी आप लाहौर से मुतालिक कोई भी वीडियोस देखेंगे और मुझे खास ड्रोन शॉट्स आते हैं लाहौर के, तो उसमें बादशाही मस्जिद का शॉट ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको हम लाहौर की पहचान भी कह सकते हैं। और पाकिस्तान की जो बड़ी 3 मसाजिद हैं उनमें से एक मस्जिद है बादशाही मस्जिद। लोगों को बड़ा चार्म होता है कि अंदर जाकर देखा जाए, क्योंकि 1 लाख के करीब लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं, एक वक्त में नवाफिल अदा करते हैं। कुछ म्यूज़ियम्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं तबरुकात के लिए, ज़ियारात के लिए, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो मेरे ख्याल से फिर मुझे अब अंदर जाना चाहिए। ये वाला कॉरिडोर जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ से। और मस्जिद है, वहाँ पर नवाफिल भी अदा किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इसी कॉरिडोर से आप इस तरफ आए, सबसे दूसरी बात ये है, एक तरफ बादशाही मस्जिद, आप देख सकते हैं, आपको मीनार पाकिस्तान का मीनार नजर आएगा और ग्रेटर इकबाल पार्क का एक हिस्सा भी। और इस मस्जिद के बारे में आपको बताऊँ कि यहाँ पे कारपेट बिछाया गया है, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे लम्बा लकड़ी होती है और जो ज़मीन है उसकी तपिश जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप जब चलते हैं इसके ऊपर तो आपके पाँव चलते हैं। लेकिन स्पेशली टूरिस्ट के लिए यहाँ पे कारपेट बिछाया गया। कारपेट से पूरी हम कह सकते हैं कि पूरा रोड मैप बनाया गया कि आप कारपेट पे चलते चलते मस्जिद के अंदर पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बड़े अच्छे यहाँ पर भी इंतजाम किए गए हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि लोग आ रहे हैं और अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। और कोई इसमें ऐसा नहीं रखा गया कि आप बच्चों को नहीं ला सकते, सब लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बैठे भी हैं, अमाते में बैठे हैं। और बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ आपको अगर हमारे यहाँ पर दिखा सकें तो ये मज़ार इकबाल है और अल्लामा इकबाल शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और सबसे पहले जो बरसगीर के मुसलमान हैं उनको बताया था कि ये मुमकिन है, क्योंकि इससे पहले ये नामुमकिन लगता था, कोई सोचता भी नहीं था। तो पहली जो फिक्र थी वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखी और कब में उनका मज़ार भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं जो कि बादशाही मस्जिद की तरफ जाती हैं और इस चारों तरफ अगर आप देखें ये जो दरमियान में एक गार्डन बनाया गया है, सामने ही आपको शाही किला जो है उसका एंट्रेंस गेट भी दिखाई देगा, जो कि अब बंद कर दिया गया टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट की एंट्रेंस दूसरी तरफ से रखी गई है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर पिक्चर्स बनाते हैं। और ये जगह जब भी कोई पाकिस्तान में बड़ा दिन होता है, कोई स्पेशल डे होता है, कोई नेशनल डे होता है, इस जगह पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो ये जगह लाहौर के एतबार से, पाकिस्तान के एतबार से बहुत ही ज़्यादा अहमियत की है।
थी कि विजुअली आप लोगों को बादशाही मस्जिद जो है वो दिखा सकूँ और आप मेरे साथ मिलकर एक्सप्लोर कर सकें। कुछ थोड़े से यहाँ पर इस तरह के SOPs काफ़ी ज़्यादा सख्त हुए कि आप लोगों के अंदर कैमरा नहीं लेके जा सकते, ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मैंने कोशिश की कि जितने मैक्सिमम विजुअल्स अगर से कैप्चर हो सके वो आप लोगों की करूँ, और आप इंग्लैंड में बैठे हुए बादशाही मस्जिद जो है आप उसको विजिट करें, उसके अहाती को देख सकें, जो आपकी यादें हैं उनको फिर से तरोताज़ा कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली काफ़ी शुक्रिया आपकी पसंद आएगी, और ये सिलसिला अभी से शुरू हुआ है। अभी आपको पूरे लाहौर की सैर भी करानी है, तो पाकिस्तान की सैर भी करानी है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू नीलम, बहुत शुक्रिया एक मर्तबा फिर। ज़बरदस्त जो जगह है उसकी सैर करवाई आपने, और यकीनन नाज़रीन ख़ास जो भी सैर करने की जगह हो वो तो इंटरेस्टिंग होती ही है और पसंद आती है तमाम लोगों को ही, लेकिन बादशाही मस्जिद जो एक अपने अंदर एक बहुत बड़ी तारीख़ रखती है, जिस तरह से नीलम ने ज़िक्र भी किया उसका, और जो पाकिस्तान में बल्कि बर सग़ीर में जो मुसलमान हैं उनकी शान व शौकत का एक मज़हर थी। और फिर मुग़ल तर्ज़ तामीर जो है वो इट्सल्फ़ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस हवाले से भी आपने देखा। तो यकीनन जो भी इस तरह की जगहें होती हैं वो पसंद आती हैं लोगों को, और ये जो बादशाही मस्जिद है, हमारे जो लाहौर के नाज़रीन हैं वो तो इसको देख के यकीनन खुश हुए ही होंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको भी ये इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक जो नई जगह होगी उनके लिए, उन्होंने उसको देखा भी होगा, नाम तो अक्सर सुना ही होता है, लेकिन अगर कोई फ़र्द ना गया हो वहाँ पे, तो हम आज नीलम की सूरत में इस जगह की हमने सैर की, नीलम ने हमें सैर कराई, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ ये कि इस तरह की जो जगह हैं यकीनन यहाँ पे जाना चाहिए, ख़ास तौर पे जो आपको अपनी सकाफ़त से जोड़ती हैं, तारीख़ से जोड़ती हैं, विरसे से जोड़ती हैं, और फिर बादशाही मस्जिद जो यकीनन हमें हमारे मज़हब से भी जोड़ती है, जो बर सग़ीर में मुसलमानों का शानदार माजी है, हमें उसकी याद दिलाती है। तो ऐसी जगहों का विज़िट तो ज़रूर करना ही चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ख़ुसूसी मेहमान कौन हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ तैमूर ख़ान मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान को एशियन चैम्पियन बनाया है बॉक्सिंग में। ये जो मुकाबले थे अभी हाल ही में बैंकॉक में हुए, और एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का जो हैवी वेट टाइटल है वो तैमूर ने जीता, और इस फाइनल में उन्होंने जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको शिकस्त दी। तो बहुत एक पाकिस्तान का यकीनन नाम भी रोशन किया। पहली मरतबा पाकिस्तान जो एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का हैवी वेट टाइटल है वो जीतने में कामयाब हुआ। तैमूर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच तैमूर, आपने खुसूसी वक्त निकाला हमारे लिए। तैमूर, आप पाकिस्तान के एक उभरते हुए बॉक्सर हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, उस पर सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आप बताइएगा आपका ये जो तमाम सफ़र है ये शुरू कैसे हुआ, इसका आगाज़ कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बॉक्सिंग जो है मुझे बचपन से ही शौक था, मतलब जब से मैं छोटा था मुझे स्ट्रीट फाइटिंग और ये इन चीज़ों का बड़ा शौक था। तो पहले मैं रग्बी खेली मैंने जब मैं छोटा था, फुटबॉल खेला, लेकिन मेरा उस तरह मतलब उसमें दिल मुतमईन नहीं था। तो उस वक़्त फिर ये जो है रेसलिंग में ज़्यादा देखता था, ज़्यादा जो थी। तो वहाँ से बस फिर मुझे बड़े भाई ने नूरुल बशर ने जो है उन्होंने 2007-8 में मुझे बॉक्सिंग में डाला, और उसके बाद जो है मेरा बॉक्सिंग का आगाज़ करियर स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने तकरीबन 12-13 महीने जो है मैंने एमेच्योर 12-13 साल मैंने एमेच्योर बॉक्सिंग खेली। उसके बाद मैंने प्रो बॉक्सिंग का आगाज़ किया 2020 में। लाहौर में मेरी पहली फाइट थी, वहाँ पर मैंने जो है इसका आगाज़ किया। जी तैमूर, माशाल्लाह इम्प्रेसिव। अच्छा तैमूर, बताइएगा अभी तक आप कितने जो मुकाबले हैं वो आप उनमें हिस्सा ले चुके हैं, कितने में आप कामयाब रहे, कितनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा? जो मेरा एमेच्योर रिकॉर्ड है वो मेरे तकरीबन 98 फाइट्स हैं, जिसमें टोटल जो 98 फाइट्स हैं उसमें मेरी 8 लॉस्ट है और बाकी सारी जो है मेरी वो 90 विन्स हैं। और प्रोफेशनल में जो है मेरा 6-0 रिकॉर्ड है। 6 फाइट्स हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ कंट्री से थाईलैंड से हैं, इंडिया के साथ मेरी फाइट हुई है, ईरान के साथ हुई है, अफगानिस्तान के साथ हुई है, पाकिस्तान में लोकल लेवल पे हुई है। तो 6-0 रिकॉर्ड है मेरा और अनडिफीटेड हूँ। अभी इस वक्त पाकिस्तान रैंक नंबर 1 हूँ।
जी तैमूर, अच्छा तैमूर, आपने बताया कि आपकी थाईलैंड के जो बॉक्सर हैं उनसे भी फ़ाइट हुई, ईरानी बॉक्सर हैं उनका भी मुकाबला किया, अभी हाल ही में आपने जो भारतीय हरीफ थे उनका मुकाबला किया, उनको हराया भी। ये जो बकिया फ़ाइट्स थी उनमें और ये इंडिया के जो बॉक्सिंग चैम्पियन थे, जो बॉक्सिंग प्लेयर थे, उनके साथ आपका मुकाबला हुआ, इनमें क्या डिफरेंस देखते हैं? जो मेरी पहली फाइट हुई थी ईरानियन चैंपियन के साथ, वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा, उसकी हाइट भी मुझसे बड़ी थी और वो बॉडी वाइज भी मुझसे बहुत ज़्यादा मस्कुलर था और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो जो मेरी पहली फाइट थी वो बहुत टफ फाइट थी। उसके बाद मेरी जो बाकी फाइटें हुई हैं, मतलब बॉक्सिंग तो ज़ाहिर बात है एक टफ स्पोर्ट्स है, चोट चोट लगती रहती है और प्रेशर भी होता है। लेकिन जो रिसेंटली मेरी इंडिया के साथ फाइट हुई है, उसमें मुझे प्रेशर था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है एक राइवल कंट्रीज़ हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक का मुझ पे ख़ास एहसान था, और मेरे कोचेस की और मेरी फैमिली की और मेरे फ्रेंड, बल्कि पूरी कौम की, जो पाकिस्तानी कौम है, उनकी दुआओं की वजह से जो है मुझे कामयाबी फ़तह हुई। और फाइट जो है मेरी, जब मैं रिंग में उतरा तो मुझे कोई इतना ख़ास प्रेशर नहीं था, जो कि फाइट से पहले जो मेरा प्रेशर था, रिंग में मुझे उस तरह प्रेशर नहीं था। जी तैमूर, यकीनन इम्प्रेसिव। अच्छा तैमूर, आपकी वजह से पाकिस्तान जो पहली बार है वो हैवी वेट चैम्पियन में आगे आया और आपने पाकिस्तान को ये टाइटल भी जिताया एशियन सतह पर, तो कितनी खुशी हुई ये जो मुकाबला है इसको जीत कर, और इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? जी, ट्रेनिंग तो हमारी कोई भी फाइट होती है उसके लिए हम दिन रात ट्रेनिंग करते हैं। मेरे कोचेज़ ने और मेरे टीम ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। दिन रात सुबह शाम की मेहनत, जो भी फाइट होती है हम उसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन इस फाइट के लिए जो है हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मतलब जो मेरे कोच थे वो तो बस अपनी जो वाइफ़ थी उनको बस अपने उनके अब्बू के घर छोड़ आए, और वो खास मेरे लिए जो है ना, वो बस दिन रात उन लोगों ने मेरे लिए किया, और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे मील्स बनाना और मेरी न्यूट्रिशन का करना, और मतलब ट्रेनिंग तो इस फाइट के लिए जो थी वो हमारी, मेरी नज़र में जो मेरी जितनी पहली फाइटें हुई हैं, सबसे ज़्यादा टफ ट्रेनिंग इस फाइट के लिए हमने की है। जी, अच्छा तैमूर, माशाल्लाह आप ये टाइटल जीता आपने अगस्त के महीने में, 14 अगस्त भी उसके करीब ही थी। इसके बाद आप वतन वापस आए, तो कैसा रिस्पांस देखते हैं? लोगों ने सराहा इसको, और क्या रिस्पांस मिला आपको वतन वापस पहुंचने पर? मुझे जब मैं फाइट जब मेरी वहाँ पर जब मेरी हो गई और मुझे फतह नसीब हुई, उसके बाद वहाँ पर मैं उस वक्त थाईलैंड में ही था, और वहाँ मेरी पाकिस्तान में मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुई मेरी यहाँ पर, जो पूरी कौम ने जो है मुझे प्रमोट किया। और जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो एयरपोर्ट पे काफ़ी दोस्तों ने और फैंस ने और फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा बहुत जो है उन्होंने वहाँ पर आए हुए थे। आई थिंक 300 टू 400 पीपल्स वहाँ पर आए थे, और उन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा वार्म वेलकम किया। लेकिन मुझे खुशी थी इस बेल्ट की, लेकिन जो पाकिस्तान वहाँ पर उसी दिनों में जो है बलूचिस्तान में वहाँ पर आर्मी के जो कुछ जवान शहीद हुए। तो मैं उस वक़्त मतलब 14 अगस्त की मेरे लिए ये खुशी भी थी और एक तरह से वो गम भी था। तो क्योंकि वहाँ पर जो पाकिस्तान जो एम्बेसी थी जो थाईलैंड में थी, वो भी खुद जो है जो उन्होंने पूरी टीम ने मुझे वहाँ पर सपोर्ट किया। वो सुबह सारा दिन मेरे साथ थे वहाँ पर, जो पाकिस्तान एम्बेसडर थे। तो मैं अपनी फाइट का जो ये जो है टाइटल है, ये क्रेडिट जो देता हूँ उन जवानों को जिन्होंने सैलाब ज़दगान में फंसे हुए लोगों की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। अच्छा तैमूर, ये बताइएगा कि जो सहूलियात हैं, आप अपने हवाले से भी बताइएगा, और वैसे भी अगर स्पोर्ट्स के हवाले से हम देखें, बॉक्सिंग के हवाले से अगर बात करें, आपके ख्याल में क्या काफ़ी हैं सहूलियात पाकिस्तान में इस वक्त, और अगर नहीं तो मज़ीद क्या होना चाहिए जिसकी वजह से फिर हम देखें कि मज़ीद जो प्लेयर्स हैं वो आगे आएँ और पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो कोई भी स्पोर्ट्स है, वो तो फिज़िकली तो एक है, मतलब आप फिज़िकली उसके लिए स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लेकिन कुछ इसमें टेक्निकल बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर मुयस्सर नहीं हैं। देखें, अभी जिस तरह वो कॉमनवेल्थ गेम में सिर्फ 2 गोल्ड मेडल्स आए हैं, बाकी मतलब इतने सिल्वर और बाकी ब्रॉन्ज वगैरह आए हैं, लेकिन मतलब 22 करोड़ की आबादी में अगर हमारा मतलब मुझे खुशी है, लेकिन मुझे ज़्यादा मतलब यानी कि हम 22 करोड़ आबादी में हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, वो कोई भी फील्ड है,
وہ ایجوکیشن ہے یا باکسنگ ہے یا ریسلنگ ہے یا جیولن تھرو ہے، جو بھی فیلڈ ہے اس میں یہاں پر بہت ٹیلنٹ موجود ہے. لیکن ہم اس وجہ سے ہم تھوڑا سا ہمارا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے کیونکہ جب ہمارے پاس وہ بیسک جو مطلب میں فائٹر کی اس سے کہوں گا کہ جو فائٹر جو ہے وہ اس کو پراپر ایک مطلب ایک اچھی سہولیات چاہیے ہوتی ہیں. اس میں دیکھیں جس طرح ابھی انڈیا نے 3rd پوزیشن لی ہے کامن ویلتھ گیمز میں، سب سے زیادہ مطلب گولڈ میڈل میں 3rd پوزیشن لی ہے. تو مطلب ان کی ساری جو ٹیم تھی، ان کی جو سارے جتنے بھی اسپورٹس تھے وہ سارے یورپ کنٹریز اور امریکہ کنٹریز میں وہ ٹریننگ کر رہے تھے کامن ویلتھ گیمز کے لیے. اور جبکہ ہمارے جو ایتھلیٹ تھے وہ یہاں پر پاکستان میں وداؤٹ فیسلٹیز کے باوجود وہاں یہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں، اور پھر بھی ان لوگوں نے یہاں پر میڈل حاصل کیے. اور میری مثال دیکھ لیں کہ میں نے یہاں پر اسلام آباد میں ٹریننگ کر کے ایشین ہیوی ویٹ چیمپئن کا ٹائٹل جو ہے پاکستان کے نام کیا. لیکن اب میں ایک بات کروں گا کہ ایک جو یہاں پر جو جنہوں نے گولڈ میڈل جیتے تو ان کو یہاں پر کافی کمپنیز نے، پرائیویٹ کمپنیز نے انعامات دیے اور ان کو اعلان کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر یہی جو سپورٹ تھی، یہ اگر مطلب پہلے گولڈ میڈل جیتنے سے یا ٹائٹل جیتنے سے پہلے اگر یہ فیسلٹیز دی جائے تو میری نظر میں نیکسٹ کامن ویلتھ گیم میں یا نیکسٹ اولمپکس میں یا نیکسٹ ایشین گیم میں پاکستان 1st یا 2nd پوزیشن لے سکتا ہے گولڈ میڈل میں، اگر یہی فیسلٹیز اگر ہمیں پارٹیسپیٹ سے پہلے دی جائے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کانفیڈنس لیول ہائی جاتا ہے، ہمیں ایک انرجی ملتی ہے کہ ہمارے پیچھے پوری ایک پراپر ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ٹریننگ کیمپس کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا سکتے ہیں. اب یہی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہمیں یہ دی جائیں، ہم مطلب ابھی اس وقت فیسلٹیز کے باوجود ہم یہ اتنی اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس وہی فیسلٹیز آ جائیں تو میری نظر میں پاکستان ورلڈ لیول پہ جو ہے ہر گیم میں بہت اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے. جی یقیناً تیمور، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ یہ فیسلٹیز مہیا کی جائیں اور پھر ہم دیکھیں کہ پاکستان سپورٹس کے میدان میں دوبارہ سے ایک ابھرے اور جو مختلف سپورٹس ہیں ان میں اپنا نام پیدا کرے. اچھا تیمور، اگر آپ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں، یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اور یہ جو مختلف گیمز میں حصہ لیتے ہیں، مختلف سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں افراد، ان کو یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ ابتدائی مراحل پر گھر کی جانب سے سپورٹ نہیں کی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ یہ تم کس کام میں لگ گئے ہو، تم سارا دن ہی گھر سے باہر رہتے ہو اور پتہ نہیں ٹریننگ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، پڑھائی کے اوپر تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے. تو کیا آپ کو بھی ایسا سامنا کرنا پڑا، اس طرح کا رسپانس ملا، یا کیسا دیکھتے ہیں آپ اس سب کو؟ دیکھیں مجھے تو الحمدللہ ایسے مشکلات کا سامنا فیملی وائز سے نہیں کرنا پڑا، کیونکہ میری فیملی نے مجھے ہمیشہ ڈے 1 سے جب سے میں نے اس سپورٹس فیلڈ میں قدم رکھا ہے تو مجھے سپورٹ کیا ہے. میرے ماں باپ نے، میرے بھائیوں نے، ساری فیملی نے مجھے ڈے 1 سے سپورٹ کیا ہے. لیکن یہاں پر جو ٹریڈیشنلی جو ہماری پاکستان کی جو یہاں پر جو کلچر ہے وہ اس میں یہ اس چیزوں کو اتنی خاص توجہ نہیں دی جاتی. وہ بس جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ تعلیم پہ توجہ دو. اب میں نے خود اسپورٹس سائنس میں ماسٹر کیا ہے، تو اسپورٹس کی وجہ سے میری تعلیم کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ میں نے تو تعلیم میں بھی جو ہے اپنی ڈگری حاصل کی، جو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اور باکسنگ میں بھی نام کمایا اور آگے بھی انشاءاللہ اور بھی کروں گا. تو میری یہی ساری پیرنٹس سے یہی ہے وہ ہے. لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اچھا ہو گیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے نا یہاں پر کافی لوگوں میں یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب نہیں جو ہے نا صرف تعلیم ہی نہیں ہے، باقی اگر بچہ کسی اور چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس کو اسی میں جو ہے نا پش کریں اور اسی چیز میں سپورٹ کریں. یقیناً، اور سپورٹس بھی بہت کچھ سکھاتی ہیں آپ کو لائف میں، اور یقیناً مثبت طرف لے کے جانے کے لیے بہت بڑا کردار ہے ان کا. اچھا اب یہ بتائیے کہ تیمور، آپ کے جو آئیڈیل باکسر ہیں وہ کون ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے تو فیوریٹ باکسر، جو میرا سب سے فیوریٹ باکسر ہے وہ تو محمد علی ہے، دی گریٹسٹ فائٹر. کیونکہ میں سب سے زیادہ ان سے ہی انسپائر ہوں، کیونکہ ان کی جو سپیڈ تھی اور ان کا جو سٹائل تھا اور ان کا جو سٹیمنا تھا، تو میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں. اور میں جب بھی ٹریننگ کرتا ہوں تو میرے ذہن میں محمد علی ہوتا ہے کہ میں نے بھی وہاں پہ ایسے ہی بننا ہے. تو یہ محمد علی جو ہے میرے سب سے فیوریٹ باکسر تھے، اور اس کے بعد جو 2nd نمبر پہ تھے وہ مائک ٹائسن.
जी अच्छा तैमूर, इस तरह से देखिएगा, ये बताइएगा बल्कि कि बॉक्सर्स के बारे में, चूँकि बॉक्सर्स एक हैवी ट्रेनिंग करते हैं, फिर उनकी माशाल्लाह जो कदो काट होता है, उनका जो जिस्म होता है जिस तरह से, तो अमूमन लोग क्या डरते नहीं रहते? और क्या बॉक्सर्स भी इसका, अगर आप अपने हवाले से बताइएगा, आपने ये ट्रेनिंग हासिल करके कभी किसी को गली में चलते हुए किसी से तल्ख कलामी हो गई या कुछ इस तरह का वाक़या हुआ, तो उसको कोई बेचारे को आपने कोई पंच वगैरह तो नहीं मारा कभी? देखिए, ये तो मेरी नज़र में ये बंदे बंदी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं वो जो इस तरह मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग या एमएमए इस तरह रेसलिंग चूज करते हैं, अगर वो इसको नेगेटिव उससे लेते हैं तो वो मेरी नज़र में वो ठीक नहीं है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जो भी एथलीट होता है वो जब अपनी फील्ड में, जो अपने कैरियर में जब प्रॉपर दिल से चलता है, वो बॉक्सिंग है या रेसलिंग है या एमएमए है, तो मेरी नज़र में वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। उसके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाती है, उसके अंदर एक मैनर आ जाता है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स आपको कभी भी जो है नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाती, वो बल्कि आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाती है। मैं जब पहले था, मैं गली मोहल्लों में और आगे भी जब मैंने बॉक्सिंग का जो आगाज़ नहीं किया था, तो उस वक्त मैं बड़ा लड़ाइयाँ करता था गली मोहल्लों में। लेकिन जब मैंने बॉक्सिंग की तो मुझ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई। मैं बल्कि बहुत मैं कूल हो गया, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी जो है वो रिंग में और प्रैक्टिस करते हुए जो है उधर ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद हम बस घर आते हैं और कहते हैं बस रेस्ट करें और सोएं। तो मेरी नज़र में स्पोर्ट जो है वो इंसान को डिसिप्लिन सिखाती है और उसको एक अच्छी मैनर सिखाती है, ना कि उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। अच्छा तैमूर, ये बताइएगा कि एक जो बॉक्सर की लाइफ है, रोज़मर्रा ज़िंदगी, वो कितनी टफ़ होती है, कितनी मुश्किल होती है? अपने हवाले से ही बताइएगा कि आपको कितनी देर दिन में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कितनी सख्त होती है वो ट्रेनिंग? देखें, ये तो डिपेंड करता है उसका ट्रेनिंग कैंप पे और उसका ऑफ सीजन में या ऑन सीजन में। ऑफ सीजन ये होता है जब उसकी कोई फाइटें नहीं होती है, वो डेली प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो उसमें जो है मैं जो है उसमें मतलब 2 घंटा सुबह करता हूँ फिटनेस ट्रेनिंग और 2 घंटे शाम को करता हूँ, जो मेरी आम रूटीन होती है। लेकिन जब फाइट आती है तो फिर भी हमारी रूटीन वही होती है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा, लेकिन वो ट्रेनिंग हमारी टफ हो जाती है। आम दिनों से हमारी ट्रेनिंग, हम डेली के गोल रखते हैं और उस गोल को अचीव करते हैं। और कभी कभार दिन में जो है 3 दफ़ा भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और फिर हमें न्यूट्रिशन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, हम अपनी आराम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है बॉडी को रेस्ट देने के लिए। तो जो कैंप लाइफ होती है वो मेरी नज़र में एक टफ जिंदगी होती है, जो 2 महीने का या 3 महीने का जो भी हमारा कैंप होता है, तो उसमें हम जो है बहुत स्ट्रिक्ट चलते हैं। तो और लेकिन जब ऑफ सीजन होता है तो उसमें फिर हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं ट्रेनिंग उसी तरह ही है, उसी रूटीन से करते हैं। लेकिन वो हमारी ट्रेनिंग उस तरह एक गोल नहीं होता कि हमने वो, बस अपने आप को टच में रखने के लिए हम करते हैं। लेकिन जब कैंप लाइफ होती है फिर उसमें हम बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा तैमूर, माशाल्लाह आपने तफसील से इस हवाले से बताया, अपने हवाले से बताया, फ़ाइट्स के हवाले से बताया। ये बताइएगा कि अब मुस्तकबिल में किस तरह से देखते हैं और कौन से निशाने पर आपकी नज़र है? इंशाल्लाह अभी जैसे मैंने ये एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल पाकिस्तान के लिए हासिल किया है। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो इंशाल्लाह मेरा वर्ल्ड WBC कॉन्टिनेंटल टाइटल है, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल कॉन्टिनेंटल टाइटल। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का मेरा ये इरादा है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनकर आऊँगा। इंशाल्लाह तैमूर, हम भी दुआगो हैं आपके लिए और अल्लाह ताला की मदद से आप इस मुकाम पे ज़रूर पहुँचे, अपना नाम भी रोशन करें और यकीनन फिर मुल्क का नाम भी रोशन करें। बहुत शुक्रिया तफसील से आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। आखिर में मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए जो ये टाइटल है आपका, अगर वो आप दिखा दें। ये मेरे इस वक्त मेरे पास जो है ये ये मेरा पाकिस्तान का जो है टाइटल है, जो मैं पाकिस्तान रैंक नंबर 1 पे बना था, मैं पाकिस्तान चैंपियन बना था। और ये जो है मेरा जो है एशियन टाइटल है, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त। और ये मैंने अभी रिसेंटली इंडियन फाइटर को चौथे राउंड में नॉकआउट करके ये फाइट में टाइटल मैंने अपने नाम किया है। बेहतरीन तैमूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे साथ जो खुसूसी गुफ्तगू भी की, वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। और हम यकीनन दुआगो हैं, हमारे नाज़रीन भी दुआगो हैं आपकी मज़ीद कामयाबियों के लिए।
नाज़रीन, तैमूर से हम गुफ्तगू कर रहे थे और यकीनन बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं किसी भी मुकाम में, किसी भी जगह पे वो नाम पैदा करें। यकीनन इससे उनका अपना नाम तो बढ़ता ही है, लेकिन फिर जब पाकिस्तान का नाम साथ एसोसिएट हो जाता है तो यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर बैठ के उसके ऊपर बहुत फ़ख्र भी महसूस होता है, खुशी भी महसूस होती है और हम देखते हैं कि हमारा मुल्क किस तरह से आगे आ रहा है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। बहरहाल, जिस तरह से तैमूर ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि मज़ीद फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और इस हवाले से हम गुफ्तगू करते भी रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हर चीज़ के बारे में टैलेंट है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, मज़ीद जो ज़िंदगी के शोबे हैं उनके बारे में, तो बात सिर्फ ये है कि कुछ गाइडेंस दे दी जाए, कुछ फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ तो यकीनन पाकिस्तानी नौजवान मज़ीद जो पाकिस्तान का नाम है वो रोशन कर भी सकते हैं, पाकिस्तान को मज़ीद तरक्कियाँ दिला सकते हैं, पाकिस्तान को जो मस्बत इमेज है, मस्बत तशख़्ख़ुस है वो पूरी दुनिया में उजागर कर सकते हैं। ये था आज का प्रोग्राम, हमने आपके सामने रखा, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू हुई। आपसे ये उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारी ईमेल के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से भी आप दे सकते हैं। और फिर वक्त अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।